नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। विश्व के मेरे सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय। मैं तुषार कुमार आज फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे बुद्ध के उस जगह पे जहाँ पे बुद्ध का जन्मस्थल है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं बुद्धा का वो जन्मस्थल लुम्बिनी। तो आज हमारे श्रवण आगाज के परिवार, श्रवण आगाज के दर्शकों को आज हम लुम्बिनी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो प्रवीण कुमार जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो वो प्रवीण कुमार जी आज हमसे इस लुम्बिनी पे सारे खुल के आज पूरी इतिहास पे बात करेंगे। तो स्टूडियो में स्वागत है प्रवीण कुमार जी। आपने जिस तरह से हमारे दर्शकों को दीपोत्सव और बुद्ध की जो सारनाथ की जगह है उसका जो रिस्पॉन्स हमें मिला है, बहुत बढ़िया मिला है। और आज हम तीसरा पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जो लुम्बिनी का है, जो तथागत बुद्ध का जन्मस्थल है। तो उस जन्मस्थल के बारे में बताइए और उसका क्या इतिहास है वो भी हमें, हमारे दर्शकों को आप बताइए। तुषार भाई धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आज आपने श्रवण आगाज के माध्यम से जो विषय की पसंदगी की है, लुम्बिनी, जो तथागत गौतम बुद्ध का जन्मस्थल है। और तथागत गौतम बुद्ध हमारे देश की एक धरोहर है, वो शांति का प्रतीक है। और पूरे विश्व में अगर भारत का नाम किसी भी जगह, कहीं भी जगह लिया जाए तो वो बुद्ध के नाम से ही जाने जाते हैं। तो बुद्धा का जन्म ईसा पूर्व 563 यानी कि आज से करीबन 2686 साल पहले, ये जो आप लुम्बिनी बोल रहे हैं उस जगह पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। आज वो जगह जो है वो नेपाल में है, लेकिन जब बुद्धा का जन्म हुआ इस समय ये जम्बूद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। और कपिल वस्तु जो बुद्धा के पिताजी है, शुद्धोधन, वो एक राजघराने से ताल्लुक रखते थे और वो शाक्य वंश के थे। और शाक्य वंश के जो लोग हैं वो ज्यादातर किसान थे, जागीरदार थे। ऐसा कहा जाता है कि शुद्धोधन के पास 1000 से ज्यादा बैल थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितने बड़े जागीरदार हुआ होते होंगे। ये कपिल वस्तु जो शहर है, जो वहां शुद्धोधन का, मान लो कि वो उसका राज्य का एक शहर था जहां वो शुद्धोधन रहते थे। शुद्धोधन की पत्नी का नाम था महामाया। वो महामाया का नाम वैसे इतिहास में जो पहले वो लिखा गया उसका नाम था रुक्मिणी देवी। बाद में वो महामाया के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उसका पुराना जो नाम था वो रुक्मिणी देवी थे। तो वो जब
पहली बार जब ये सिद्धार्थ अपने कोख में पल रहे थे तो वो रुक्मिणी देवी कहीं कपिल वस्तु से दूर घूमने जा रही थी। इतिहास में कहीं जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि वो अपने पियर जा रहे थे। रुक्मिणी देवी यानी कि महामाया जी वो कोली वंश की थी और शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गण के राज्य के थे। तो जब महामाया जी वो जब अपने पियर जा रही थी, बीच में यानी कि करीबन समझ लो कि ये लुम्बिनी जो है वो कपिल वस्तु की पूर्व दिशा में वो स्थित है और वो शाक्य वंश के जो देवदह नाम का वो एक शहर है उसकी दक्षिण दिशा में वो अभी ये लुम्बिनी शहर आज मौजूद है। जब महामाया अपने दासियों के साथ वो निकल रही थी, जब सिद्धार्थ वो अपने गर्भ में पल रहे थे तो लुम्बिनी जिस जगह पर अभी वो पूरी जगह जो अभी एक हिस्टोरिकल जगह है वहां आकर वहां एक बहुत बड़ा सरोवर था, पुष्करणी नाम का वो सरोवर था। उस सरोवर में महामाया जी ने ऐसा लगा कि मुझे यहां स्नान करना है और वो वहां स्नान करने के लिए रुके और वो पुष्करणी सरोवर में स्नान करने के बाद महामाया जी को प्रसव पीड़ा हुई और प्रसव पीड़ा के बाद ये जो आज के तथागत गौतम बुद्ध है, उस जमाने के वो सिद्धार्थ थे, बाद में वो गौतम हुए, लेकिन जब जन्म हुआ तब उसका नाम था सुकेति। तो वो महामाया के गर्भ से अपनी कोख से जो बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम था सुकीति। तुषार भाई वो जन्म के बाद महामाया ने जब उनको कोख में लिया तो वो दिखने में बहुत बड़ा पराक्रमी दिख रहे थे। उनके कुछ लक्षण जो होते हैं जन्म के साथ वो दिव्यंगत दिख रहे थे, वो प्रभावशाली दिख रहे थे, वो तेजस्वी दिख रहा था। लेकिन 6 दिन के बाद जब सिद्धार्थ यानी कि सुकेति का जन्म के 6 दिन के बाद अचानक महामाया बीमार पड़ गए और उनका देहांत हो गया। जी प्रभुआ जी, आपने जो जानकारी दी हमारे दर्शकों को वो बहुत बढ़िया थी और एक दो बात आपकी वहाँ से निकली, मुझे वो पसंद आई कि तब वहाँ पे बेल थे जो उनके पिताजी के, बुद्ध के पिताजी को, तो वह अभी जब खुदाई हो रही है हमारे विरासत की बुद्धिस्ट स्थलों की जहाँ पे, तो बहुत सारी जगहों पे वो सिक्के मिलते हैं। उस सिक्के की छाप में वहाँ पे बेल के दृश्य वाले भी सिक्के मिलते हैं। तो वो तब की परंपरा थी या तब की वो विरासत है, वो वहाँ से जानकारी मिलती है। तो हमारे इतिहास में तब बेल का महत्व था। ये बेल इसलिए क्योंकि खेती में काम करने के लिए वो आते थे, तो जो कृषि प्रधान लोग हैं वो बेल को बहुत अपने हिसाब से जानते थे। साथ में मैं बुद्धा का जो जन्म का आपने बात किया, तो वो जन्म लुम्बिनी में जब हुआ उसके बाद उनकी माता का जो देहांत हो गया, उसके बाद उनका जीवन कैसा रहा और किस तरह से उनको बड़ा किया गया, तो वो बातें हम जानना चाहेंगे आपसे। तुषार भाई, जो अभी नेपाल है, नेपाल का एक तहसील है, वो तहसील का नाम है रूपेन देही। वो रूपेन देही तहसील में अभी आज के दिन में उसके बगल में ये लुम्बिनी अभी शहर है। तो जब महामाया का देहांत होने के बाद उनकी जो पालक माता थी जिनका नाम था गौतमी, वो जब ये पता चला कि महामाया का वहीं
देहांत हो गया तब शुद्धोधन और ये सारे लोग जब लुम्बिनी आए तो तथागत गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ यानी कि सुकेती को वो कपिल वस्तु ले गए, जो उनका रहने की जगह थी, जो शहर था, वो उनका शासन वहीं था, उसकी राजधानी थी। फिर गौतमी ने, महामाया के बाद गौतमी जो उनकी माता, पालक माता थी, उन्हीं ने उनकी परवरिश की और परवरिश करके वो सुकीति में थे, सिद्धार्थ में से वो गौतम बन गए। दूसरी चीज जो है कि वो राजघराने से ताल्लुक करते थे। लेकिन एक बात आपने कही बेल के बारे में, तो जो बेल है, जो गाय और बछड़े जो हमारे हैं, वो इस देश में आप अभी जितने भी अशोक के जितने शिलालेख समझो या स्तूप देखो, कहीं भी जाओगे तो वो बेल और गाय और सिंह, हिरण उन लोगों की प्रतिकृति आज भी मिलती है। वो हमारा प्रतीक था, वो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारा जो शाक्य गणराज्य था, वो शाक्य गणराज्य वो पूरा का पूरा जो ये कपिल वस्तु का पूरा जो इलाका था वो खेती प्रधान इलाका था। तो वो किसान लोग थे, कोली और शाक्य दोनों, क्योंकि ज्यादातर वहां जो अभी कोसी नदी है, वो नदी पूरे नेपाल से होके हमारे अभी बिहार से होके गुजर रही है। तो ज्यादातर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो विकसित हुई वो नदी के किनारे पर थी। और इसलिए हमारा देश पहले से ही खेती प्रधान देश था, और खेती प्रधान होने के कारण ये बेल जो है वो हमारा एक प्रतीक के रूप में आज भी हम मानते हैं। जी प्रवीण कुमार जी, आपने बहुत ही बढ़िया हमारे शरणागत के दर्शकों को आपने जो माहितगार किया है वो बहुत ही तारीफान है। तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अशोक सम्राट वहाँ गए थे या उन्होंने क्या काम किया था, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। और लुम्बिनी शहर जो हमारी विरासत थी, वो जो दबी थी, उसको फिर से उजागर किसने किया, और विश्व लेवल पे, विश्व पलक पे उसका नाम किसे फिर से उज्ज्वलित हुआ, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। तुषार भाई, मौर्य काल हमारे देश में एक सबसे बड़ा शासक वर्ग रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार मौर्य, और उसका जो बेटा था चक्रवर्ती सम्राट अशोक। चक्रवर्ती सम्राट अशोक तीसरी शताब्दी में, सम्राट अशोक का जन्म ईसा पूर्व 232 में हुआ, 322 में, और 232 तक उनका शासन रहा। तो 40 साल तक सम्राट अशोक भारत का चक्रवर्ती सम्राट रहा। उस तीसरी शताब्दी में खुद अशोक लुम्बिनी गए, और लुम्बिनी जाके तथागत गौतम बुद्ध का जो जन्मस्थली है, वहां एक स्तंभ को, बहुत बड़ा स्तंभ वहां बनवाया, और वहां शिलालेख पर वहां लिखा कि अशोक ने इस स्थल की मुलाकात ली है। और दूसरा एक चीज वहां यह हुआ कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने उस गांव को टैक्स मुक्त किया, यानी कि जो कर वसूले जाते थे वो कर वसूली में से उसको मुक्त कर दिया। वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने वहां लिखा है। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक वहां गए थे बुद्धा को जन्मस्थली देखने के लिए। और तो वहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है कि ये लुम्बिनी जो है वो तथागत बुद्ध का जन्मस्थल है। हाँ, वो जो शिलालेख जो स्तंभ में है, वो वहाँ जो ब्राह्मी लिपि और खरगोष्ठी लिपि जो हुआ करती थी उस जमाने में, पाली भाषा जिसको कहते हैं, जो अशोक के शासन काल में थी, वहां पर वो शिलालेख में लिखा हुआ है। नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि 5वीं शताब्दी में हमारे देश में, यानी कि भारत में, चीन का यात्री फाहियान जो है वो भारत आते हैं, और वो खुद लुम्बिनी जो है उस जगह का दौरा करते हैं। और लुम्बिनी में जाके जो अशोक के वो
वो सारे जहाँ वो अशोक ने जो इस स्थल की मुलाकात की थी, वो सारी चीज़ों को वो वर्णन अपनी बुक में वो करते हैं। उसके बाद 7वीं शताब्दी में फिर चीन का यूएन संघ जो थे, प्रवासी जिनको बुला गया है, वो भी भारत की मुलाकात करते हैं और वो भी लुम्बिनी में आते हैं। और उसने भी फाहियान की जैसे ही यूएन संघ ने भी लुम्बिनी का वर्णन किया है। और इसमें ये अशोक ने जो स्तंभ में जो शिलालेख में लिखा है उसके बारे में डिटेल जानकारी दी है। ये यूएन संघ और फाहियान के लखान के आधार पर वो जियोग्राफिकल वो जो उसने पूरा बताया है, इस आधार पर 1896 में वो नेपाल के सेना के पूर्व कमांडर जो थे शमशेर जंग बहादुर राणा और एक अंग्रेज अमलदार थे, उसका नाम था एलोइस अंटोन कुपहर। ये दोनों ने मिलकर इस जगह को ढूंढ निकाला और वो जगह को लुम्बिनी जो अशोक का वो स्तंभ मिला, वो स्तंभ में से जो शिलालेख के आधार पर उस जगह को बुद्धा का जन्मस्थल घोषित किया 1896 में। तो जो हमारी विरासत जो दफन हो गई थी, उस विरासत को ये नेपाल के पूर्व कमांडर जनरल जो थे उन्होंने और अंग्रेज अमलदार ने फिर से उजागर की। और उसके बाद 1997 में जो भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से इस जगह को यूनेस्को ने सुरक्षित घोषित किया है। अभी लुम्बिनी जो को पूरा विस्तार है, वो विस्तार जो उसका लंबाई जो है 4.8 किलोमीटर वो लंबा है, वो पूरा संकुल जो है, और 1.6 किलोमीटर करीबन उसकी वो चौड़ाई है। और वहाँ अभी बहुत बड़े स्मारक बने हुए हैं। अगर आप लुम्बिनी जाएंगे तो सबसे वहाँ पहले एक बहुत बड़ा तथागत गौतम बुद्ध का स्टेच्यू प्रतिमा है, बहुत बड़ी प्रतिमा वहाँ लगी हुई है आज भी। बाद में जो महामाया है, जो तथागत गौतम बुद्ध की माता जी थी, उनका जो जन्मस्थल बुद्धा का है, उस जन्मस्थल को महामाया मंदिर कहते हैं। वो बहुत बड़ा मंदिर वहाँ है। तीसरी चीज वहां बहुत बड़ी देखने लायक अगर कोई चीज है तो वो पुष्करणी जो स्नानागृह है, यानी कि सरोवर है, जहां महामाया जी ने स्नान किया था। और उसके बाद प्रसव पीड़ा होने के बाद जब बुद्धा का जन्म हुआ, उस जगह उस सरोवर भी वहां बहुत है, वहां है। और बहुत सारे देशों की वो वहां बुद्ध विहार है और बहुत सारे वहां बुद्धा का स्टेच्यू है। वो इतना लंबा चौड़ा पूरा विस्तार अभी देखने लायक है, वो हमारी धरोहर है। और अशोका ने जो बात कही थी वो बात आज हमारे देश में परिपूर्ण हो रही है। तो मैं श्रवण आगाज के देखने वाले लोगों को मैं अपील करता हूं कि जरूर आप लुम्बिनी जाएंगे और वहां बुद्धा के दर्शन करेंगे। और बुद्धा ने जो मैंने पहले बताया कि ईसा पूर्व 563 से लेके ईसा पूर्व 528 तक, यानी कि 29 साल की उम्र तक जो वो कपिल वस्तु और वो जो रहे, उस जगह का नज़ारा उसके वहाँ देखने को आपको मिलेगा। तो मैं आपको इस बात को कहते हुए मेरी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। थैंक यू प्रवीण कुमार जी। आपने जो हमारे दर्शकों को आपने पूरा इतिहास, पूरी विरासत को आपने लोगों को बताई है, और ऐसी ही जानकारी आपने जहाँ से ढूंढ के लोगों के सामने जो रखी है, और किस तरह से हमारी विरासत को पूरे विश्व में उसे उजागर किया है, उन लोगों के बारे में आपने बताया। और पूरा इतिहास जो बताया है, हमारे दर्शकों हमें जो प्यार देते हैं उसके कारण हम और भी पॉडकास्ट बना रहे हैं, और आगे एक पॉडकास्ट हम जो बनाने जाएंगे वो बुद्ध गया का भी होगा। तो वो बुद्ध गया का भी पॉडकास्ट बनाएंगे। आपने जो माहिती दी हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आती है, आगे भी हम ऐसी ही माहिती इनके सामने रखेंगे। तो आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। तो साथियों, आप सबने हमारे सभी वीडियो को जैसा प्यार दिया है, ऐसा इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा और इसे ज़्यादातर शेयर करेंगे,
क्योंकि आज हमने जो लुम्बिनी के बारे में आपको प्रवीण कुमार जी ने पूरी इम्पोर्टेंट माहिती दी है, जिस तरह से आप बुद्धिज़्म को जान सके और हमारा पूरा इतिहास, पूरी विरासत को इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने सुना है, तो इसे आगे बढ़ाएं और ऐसे ही रोचक वीडियो हम आपके साथ लाएंगे और आप इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हमें रजा दीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।